सभी दोस्तों का आज के इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग हुई। जंग के बाद उस वक्त के सोवियत यूनियन के शहर ताशकंद में हमारा समझौता हुआ। भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री उस समझौते में शामिल हुए, तो पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल अयूब खान। हम सब जानते हैं कि ताशकंद में उसी समझौते के फौरी बाद लाल बहादुर शास्त्री इस दुनिया से चले गए। वो दिन है और आज का दिन है। शास्त्री जी की मौत को लेकर भारत में बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं। हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है द ताशकंद फाइल्स। उसमें ये बताया गया कि शास्त्री जी की जो मौत है वो नेचुरल नहीं थी, उनको मारा गया था। उसके बाद उनके घर वालों के और बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज, टेलीविजन शोज के ऊपर भी इसी बात को बार-बार दोहराया गया कि शास्त्री जी को मारा गया है। आज के प्रोग्राम में हम उसी हिस्ट्री का एक चैप्टर है, उसे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस वक़्त ताशकंद में हुआ क्या था। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें आज प्रोग्राम में ज्वाइन किया है एम्बेसडर सुरेंद्र चड्ढा साहब ने। आप इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर थे। ताशकंद में आप शास्त्री जी और सदर अयूब के बीच में ये जो डायलॉग हुआ उसमें मौजूद थे, और जब शास्त्री जी की मौत हुई तो उनकी डेड बॉडी को लेकर हिंदुस्तान भी आप ही आए। आप ही ने इस खबर को ब्रेक किया। पूरे सफर में आप शास्त्री जी की बॉडी के लेफ्ट साइड में बैठे रहे। आप ताशकंद में गए, उससे पहले मॉस्को में और वॉर्सो में आप काम कर चुके थे। शायद यही वजह है कि भारत सरकार ने ये तय किया कि आपको ताशकंद में भी भेजा जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच में डायलॉग में। दोस्तों, मैं ये भी बताता चलूं कि एम्बेसडर सुरेंद्र मोहन चड्ढा यूनाइटेड नेशंस के अंदर एज अ डायरेक्टर जनरल बहुत साल तक काम करते रहे और फिर भारत लौट कर आए एज अ सेक्रेटरी, और उसके बाद फिर इन्होंने रिटायरमेंट ली। एम्बेसडर साहब 5-6 ज़बानें बोल लेते हैं, जिसमें से सिर्फ फ़हरिस्त है, अंग्रेज़ी तो है ही है, अंग्रेज़ी, हिंदी जो हमारी ज़ुबान है वो तो है ही। उसके अलावा रूसी बोल लेते हैं बहुत अच्छी, जर्मन बोल लेते हैं, फ्रेंच बोल लेते हैं, पोलिश बोल लेते हैं और स्पेनिश भी बोल लेते हैं। ये तस्वीर देखिए आप, चड्ढा साहब की है अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट इसाबेल पेरोन के साथ। खैर, अब मैं इंट्रोडक्शन में ज़्यादा वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता, इसलिए स्वागत करते हैं एम्बेसडर सुरेंद्र मोहन चड्ढा साहब का आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग सर। थैंक यू अरविंद। हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आज के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब और मैं दोनों जो हैं एम्बेसडर साहब से बात भी करेंगे और उस वक्त की जो हिस्ट्री है उस पे इश्तियाक साहब का भी ओपिनियन लेंगे, पाकिस्तान में क्या कुछ कहा जा रहा था। डॉक्टर साहब, आपके भी वक्त का शुक्रिया और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद। तो चड्ढा साहब, बैकग्राउंड मैंने दे दिया है कि जी टॉक्स हो रही थी, 1965 की जंग हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, इसलिए ताशकंद में समझौते के लिए दोनों मुल्कों के हेड ऑफ द स्टेट हैं वो वहां पे मिले थे। अब हमें ये बताइए कि उस वक्त माहौल कैसा था, दोनों डेलीगेशंस के दरमियान क्या कुछ बात हो रही थी, टेंशन का माहौल था, लोग आपस में किस तरह से मिल रहे थे, प्लीज। देखिए, कोई 10 दिन हम रहे थे ताशकंद के अंदर। तो पहले 7-8 दिन तो दोनों साइड में बहुत ही ठंडाई थी। बातचीत नहीं करना चाहते थे। टॉप लेवल में तो जो लीडर्स थे, एक साइड में अयूब खान साहब, भुट्टो साहब, दूसरी साइड में शास्त्री जी, आपस में बात ही नहीं कर रहे थे। कोसिगिन था बीच में, कोसिगिन जो सोवियत प्राइम मिनिस्टर, प्रीमियर, तो वो कोशिश कर रहे थे दोनों को मिलाने के लिए। तो बड़ी मुश्किल से हुई। आखिरी 3-4 दिन के अंदर को थोड़ी बहुत बात शुरू हुई, क्योंकि कोसिगिन साहब आगे पीछे जाते रहे, इनके पास जाते रहे, वापस आते रहे, ताकि कुछ ना कुछ समझौते की शुरुआत हो सके। तो फाइनली जब जगह पहुंची जहाँ क्या कहते हैं, जो नेगोशिएशन जब शुरू हुई, तो पाकिस्तानी साइड से क्रूशल पॉइंट यही था कि जो हाजी पीर पास जो इंडिया ने कॉन्कर किया है, वो वापस करेगा तब बात करेंगे, नहीं तो बात नहीं करेंगे, बढ़ेंगे नहीं ताशकंद में। तो ये शास्त्री जी ने बड़ी मुश्किल से एंड में जाके एग्री किया, और तकरीबन
1 या 2 दिन पहले अपनी मृत्यु से और कह दिया कि हम एग्री करेंगे कि वी विल पुल आवर ट्रूप्स बैक फ्रॉम शाजीपीर पास। तो तब समझौते की बात शुरू हुई और जल्दी से समझौता भी हो गया कि वो भी अपनी ट्रूप्स वगैरह विथड्रॉ कर लेंगे। बाकी समझौता का मैं डिटेल नहीं देना चाहता आपको यहाँ पे, मगर तब थॉ हो गया, जैसे अंग्रेजी में THAW, थॉ हो गया बातों में और ताशकंद की एग्रीमेंट हो गई। तो एग्रीमेंट तो खाली लास्ट दिन में साइन हुई थी 10 तारीख को सुबह। तो 8-9 तारीख तक, जनवरी तक बड़ी मुश्किल थी, डेलीगेशन के अंदर बातचीत नहीं हो रही थी। तो हाजीपीर पास देने के एग्रीमेंट जब आई तो सब थॉ हो गई और एग्रीमेंट भी साइन होगी 10 तारीख को। और जैसे आपको पता है कि 10 तारीख को तो दोनों साइड में बहुत सेलिब्रेशन थी। पाकिस्तान साइड में, इंडियन साइड में। बहुत डिटेल में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि प्रेस रूम के अंदर जब प्रेस लोग आते थे, वो अपनी शराब भी पीते थे शाम को बैठ के। इतना हिंदी पाकिस्तानी भाई-भाई हो गया कि अब कहना ही मुश्किल है कितना। इट वाज़ लाइक इट वाज़ लाइक इट बर्स्ट आउट लाइक I mentioned earlier that it was hard to believe how friendly people were clinking glasses. खाली एक भुट्टो साहब बैठे थे कोने में, वो he didn't feel very good about it apparently, but otherwise there was great amount of friendship. And on the other side, जैसे पब्लिक साइड में अयूब खान साहब पूरा स्माइल्स, हाथ-वाथ मिलाए, इंडियन डेलीगेशन सबसे बड़े खुश थे शास्त्री साहब से। तो ये था, बल्कि एक तस्वीर है मैंने शायद आपसे शेयर करी है, तो वो तस्वीर शास्त्री साहब के, मैं भी पीछे खड़ा हूँ उनके। तो वो तस्वीर तकरीबन मुझे याद है कोई 10 तारीख को 3 या 4 बजे दोपहर को ली गई होगी। अब सोच लीजिए कि शास्त्री जी की मृत्यु कोई रात के 12:30 बजे, पौने 1 बजे हो गई थी। मतलब कि 11 तारीख को सुबह 12:30 हम्म। पौने 1 बजे। तो खाली 8-9 घंटे पहले ये तस्वीर थी आपके पास। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूं कि आज एम्बेसडर साहब की उम्र 85 साल है, 85 इयर्स। उस वक्त ये नौजवान थे, 28 साल के एक यंग इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर थे। चड्ढा साहब, अगला सवाल मेरा ये है आपसे कि एक बात ये कही जाती है कि शास्त्री जी उस होटल में क्यों नहीं रुके हुए थे जहां पर तमाम डेलीगेशन रुके हुए थे दोनों मुल्कों के, उनको अलग से क्यों ठहराया गया? तो मैं चाहूंगा कि इस मामले में आप पूरी डिटेल्स हमें दें। उसमें ये है कि उसमें कोई मिस्ट्री नहीं है। उनका डाचा बोलते हैं रशियन में, डाचा, DACHA, ढांचा नहीं, जैसे अपनी मूवी के अंदर ढांचा-ढांचा बोलते रहे। चलिए वो छोटी बात है, उनको आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवी दैट केम आउट। डाचा, likewise Ayub Khan Saab, to my distant memory, must have also been staying in a different dacha, not in the hotel. अब दाचा लग्जरी थी, मतलब कि एक घर था बगल में जिसमें कि अटेंडेंस से आसपास कोई 3-4 बेडरूम थे, अटेंडेंस से आसपास, और इस तरीके से मच मोर कंफर्टेबल कि होटल से ज़्यादा कंफर्टेबल। और शास्त्री जी का ढांचा जो था, अयूब खान साहब ढांचा मैंने देखा नहीं है, बगल में होगा। शास्त्री जी का ढांचा बिल्कुल बगल में था होटल के। मुझे याद है हम होटल के अंदर से निकल के बैक साइड में से, फ्रंट साइड में गाड़ियाँ रुकती हैं, बैक साइड होटल में निकल के तो कोई 30-40 गज, 50 गज होगा, मीटर समझ लीजिए, वहाँ पे ढांचा था। चल के वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके पास तो पूरी लग्ज़री थी। अपना मोहम्मद जान था उनका जो खाना बनाने के लिए, उनके अटेंडेंट थे 2-3 हिंदुस्तान से, उनका अपना डॉक्टर था, वो सब ढांचा के अंदर ही रहते थे, उनके बगल में। और ये कमरा था और बगल में कमरा डॉक्टर का, दूसरे बगल में कमरा, इस तरीके से ढांचा लाइक अ लार्ज कंट्री हाउस, तो विद इट्स ओन लॉन। ऐसे ही अयूब खान साहब दूसरी तरफ होंगे, मैं उनके ढांचा में गया नहीं, मुझे पता नहीं। जी, तो उस डाचा में रुकवाने की क्या वजह थी? सवाल भारत में ये पूछा जाता है कि वो होटल में क्यों नहीं रुक रहे थे? जी, सिंपल रीज़न है, वो तो जो तो वीवीआईपी थे, उनके होटल से कितना ज़्यादा कम्फ़र्ट था ढांचा के अंदर। वो तो अपना घर है पूरा, टोटल सर्विस, कई लोग सर्व वगैरह करते रहते हैं, तो दैट इज़ ऑब्वियस मच मोर कम्फ़र्टेबल देन होटल। अच्छा, अब ये बताइए चड्ढा साहब कि जो जर्नलिस्ट हैं, खास तौर पे कुलदीप नैय्यर साहब, उनकी जो गवाही है और उन्होंने जो बयान दिए, वो भी बहुत ज़्यादा जो हैं यूज़ किए जाते हैं, इस पूरे के पूरे नैरेटिव को सेट करने में कि शास्त्री जी को मारा गया। तो ये भी बताइए कि कितनी दूर उनका होटल था जहाँ पर वो ठहरे हुए थे? कितनी दूर आप थे उनसे? और उस वक़्त डाचा में कौन-कौन रुका हुआ था और वो कितनी दूर थे उनसे?
देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो पहले जो ढाँचा मैंने आपको बताया तो होटल के बगल में था। बगल में मतलब कि गाड़ी में नहीं जाना पड़ता था, 50 गज़ होगा। होटल की एक तरफ से रास्ता था, पैदल जाके ढाँचा के एंट्रेंस। कोई दूर तो था ही नहीं, गाड़ी का सवाल नहीं उठता था होटल से ढाँचा तक। तो सारी डेलीगेशन तो होटल के अंदर ठहरी थी। मैं था उस टाइम पे जो कम से कम जो सीनियर ऑफ़िसर्स थे, जो क्या नाम टीएन कौल थे वो हिंदुस्तान से थे और सीएस झा थे फॉरेन सेक्रेटरी। तो हम सब लोग एक लाइन में थे। टीएन कौल, सीएस झा, मोनी चड्ढा, माई सेल्फ दैट इज़ एंड 2-3 और आईजे बहादुर सिंह वो एडिशनल सेक्रेटरी थे। तो हम सब एक लाइन में थे, कमरा ये, कमरा, 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 समझे? 5-6 कमरे इकट्ठे एक लाइन के अंदर, मेरे कमरा। अब वहाँ से निकल के हम सब लोग ढाँचा ढाँचा को जाते थे क्योंकि शास्त्री से बात करनी होती थी फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो वो तो क्या था 2 मिनट का नहीं, होटल से तो 1 मिनट का भी रास्ता नहीं था। अब होटल से निकले पीछे, तो हुँ, हुँ। पब्लिक नहीं था रास्ता, प्राइवेट रास्ता था। तो सामने अच्छा। ढाँचा 50 गज़, 40-50 गज़ दूर, समझिए कि बहुत बड़ा गार्डन, उसके अंदर खाली एक ही घर है और आपको यहाँ से वहाँ तक पैदल जाना है अपने घर तक। तो घर के आस-पास जो है ना उनका बगीचा है, वो अपना बगीचा है, होटल से जॉइंट है, समझे? पता ठीक है है जी, हुँ, तो इस ठीक है। जॉइंट सेक्रेटरी सीपी श्रीवास्तव होटल में रुके हुए थे या वो भी डाचा में थे? जी, जी, वो होटल में रुके हुए थे जैसे मुझे याद है, मगर हुँ, हुँ। ढाँचा में हमेशा जाते थे क्योंकि शास्त्री जी तो बिल्कुल उन पे डिपेंडेंट थे। हर एक चीज़ के लिए और जॉइंट सेक्रेटरी श्रीवास्तव बहुत ही काबिल शख्स थे। कहने को तो आईएएस है, आईएएस बहुत काबिल होते हैं, मगर आईएएस में से चुने हुए थे समझिए, बहुत ही चुने, बहुत ही काबिल। ये तो मेरा इम्प्रेशन है क्योंकि मैंने उनसे कई बार बात करी है, तब भी और जैसे मैंने आपको कि 15 साल बाद में, 10 साल बाद में वो इम्को है इंटरनेशनल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटेन में वर्ल्ड वाइड उसके इलेक्टेड हो गए थे उसके सेक्रेटरी जनरल इम्को के 15 साल वहाँ पे रहे 5 3 साल की टर्म्स 3 टर्म मैं उस टाइम पे मैं एम्बेसडर रहा था अर्जेंटीना में तो वो भी आए थे अर्जेंटीना में कई साल एम्बेसडर में था अर्जेंटीना 4 5 साल 4 साल तो वो भी आए थे अर्जेंटीना किसी और काम में हम इकट्ठे बैठे थे कई बार बात करी वही दोहराया हमेशा इनएविटेबल कि शास्त्री जी की डेथ हम इकट्ठे थे वहाँ पे तो क्या-क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हाँ, ये भी कहना चाहता हूँ कि वो जब प्लेन जब गया था हिंदुस्तान, तो शास्त्री जी की बॉडी से, तो मैं था और ये थे, हम दोनों कॉफ़िन के दोनों साइड में बैठे हुए थे। मैं लेफ्ट साइड कॉफ़िन में कॉफ़िन फ्रंट साइड कॉफ़िन जो फेस करता है ना प्लेन को, तो लेफ्ट साइड मैं बैठा हुआ था, तो राइट साइड में ये बैठे हुए थे। तो मैं तो ये उनकी ही वाज़ वेरी क्लोज़ टू शास्त्री जी। तो समझ लीजिए कि शास्त्री जी मेरे अंदाज़े से चाहे अपने सेक्रेटरीज़ को कंसल्ट होंगे सेक्रेटरीज़ ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स बट फाइनल एनालिसिस में जो उनको बोलते थे, उनके अपने जॉइंट सेक्रेटरी बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ही काबिल आदमी थे। ठीक है। आपको किस वक़्त इस बात का पता चला कि शास्त्री जी की तबीयत खराब है या फिर वो इस दुनिया में नहीं रहे? मुझे जैसे पक्का याद तो टाइम एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है घड़ी से। मुझे याद है कि हम देरी में सोए थे उस रात को, बहुत सेलिब्रेशन हो रही थी मैं प्रेस रूम में था ख़ास करके हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी प्रेस रूम, प्रेस बॉयज़ से इकट्ठे थे, बहुत सेलिब्रेशन हुई थी। तो लेट ही गया होगा शायद साढ़े 10 11 बजे मैं गया होऊँगा अपने बेड में। तो मुझे याद है कि तकरीबन मुझे शास्त्री जी की मृत्यु के 5-10 मिनट के बाद उठाया गया होगा। नॉक था मेरे दरवाज़े में, तो मेरे ख़्याल से कोई सवा 12 नहीं सवा 12 नहीं, साढ़े 12 पौने 1 होगा, रात का टाइम, 11 बजे सुबह का। तो क्योंकि उनकी मृत्यु हुई थी 12:35 के करीब। तो 5-10 मिनट के बाद हम लोग सब उठ गए थे, सीधे उनके ढाँचा के अंदर गए। जी। कुलदीप नैयर ने अपनी जो है एक इंटरव्यू में ये बात कही और अपनी किताब में भी उन्होंने लिखा है कि शास्त्री जी की जो मौत है उसमें बहुत ज़्यादा होल्स हैं। उन्होंने कहा देयर आर टू मेनी होल्स इन दैट स्टोरी। कुलदीप नैयर जो हैं एग्ज़ैक्टली जो इस पूरे मसले के ऊपर एक अथॉरिटी के तौर पे इस फ़िल्म में दिखाए गए हैं कि जी ये उनकी गवाही है, वो मौजूद थे। वो कितनी दूर ठहरे हुए थे शास्त्री जी के बंगलो से? देखिए, आपने सवाल पूछा मैं भूल गया बताना आपको, कि देखिए जो सारे प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट थे ना, सारे के सारे, वो एक बड़े दूर होटल में थे। मेरे अंदाज़े से कोई 10-11 मील होगा, 15 किलोमीटर होगा क्योंकि वहाँ से बस में इनको 35 से 45 मिनट लगते थे पहुँचने में।
ये सब लोग बस में आते थे, मोटर कार में नहीं आते थे, टैक्सी नहीं थी उस टाइम पे। तो सब लोग की स्पेशल बस ले डाउन करती 1-2 बसेस, उसमें सब लोग कॉरेस्पॉन्डेंट बैठ के आया करते थे, बताया करते थे मुझे। इंद्र मल्होत्रा था, बड़े इंद्र मल्होत्रा बहुत प्रोमिनेंट हैं, उनका नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा इस चीज़ के बारे में इस तरीके से, जैसे कुलदीप नायर साहब का मुझे बहुत रिस्पेक्ट है, जानता हूँ, वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं, समझिए मेरे से 15 साल बड़े होंगे, ज़्यादा होंगे उससे। और उनका आपस में मेरा मेल-जोल था उनके साथ, बहुत क्लोज़ नहीं था, बट ही न्यू मी एंड आई न्यू हिम, ओके? बट ही वाज़ प्रीटी फार अवे, 40-45 मिनट। अब शास्त्री जी की जब मृत्यु हुई, उनको कम से कम 40 मिनट लगे होंगे वहाँ दाचा में पहुँचते हुए। तो ये गलतफ़हमी है कि अरे वो तो बिल्कुल बगल में थे, वो पहले पहुँचे, बिल्कुल गलतफ़हमी है। I say this in responsibility, not in a derogatory way, but I'm putting the truths together. समझे ना? सच्चाई जो है ना, सच्चाई होती है। अब बाकी सबके ओपिनियंस हैं, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, तो आप ओपिनियन करते रहें। बट ये कहना कि उनके पास नॉलेज था जो बाकी को लोगों के पास नहीं था, ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। मेरे जैसे लोग, कई लोग वहाँ बैठे थे शास्त्री जी की बॉडी के पास, जब तक कुलदीप ना आया, बहुत देर के बाद। अब उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेटिव कर सकते हैं, अपनी सोच इन्वेस्टिगेटिव या इन्वेस्टिगेशन अपनी कर सकते हैं, पुट अ स्टोरी टुगेदर, दैट इज़ द स्किल ऑफ द ऑथर हू डज़ इट। बट ये सवाल नहीं था कि वो बगल में थे, ये तो सवाल नहीं उठता। पहली चीज़ जी। बगल में थे, दूसरी चीज़ 45 मिनट के बाद कम से कम 45 मिनट लगे उनको पहुँचते। जॉइंट सेक्रेटरी और शास्त्री जी के क्लोजेस्ट एडवाइजर सीपी श्रीवास्तव ने अपनी किताब लाल बहादुर शास्त्री अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स लिखी, जो कि पब्लिश हुई 1995 में। सीपी श्रीवास्तव साहब ने तो इसके ऊपर बकायदा एक चैप्टर पूरा डेडिकेट किया है कि उनकी डेथ कैसे हुई और किस तरह से, और कौन उस वक्त क्या कर रहा था। तो उनकी जो उस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद में एक बात तो तय हो जाती है कि शास्त्री जी की मौत जो है वो बिल्कुल नेचुरल थी, उसमें किसी भी किस्म का कोई फाउल प्ले यानी कि कोई साजिश जो है वो नजर नहीं आती। मैं आपसे भी ये सीधा सीधा सवाल पूछ ही लेता हूं, आप ये बताइए साहब कि ये जो तमाम खबरें भारत में सुनी जाती हैं, ये फिल्म आपने भी देखी होगी, आपने जब इन फिल्म को देखा और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो हैं फ्लोट की जाती हैं, इनको देखा, तो आपका क्या रिएक्शन था पहला? कि भाई मैं तो मौजूद था वहां पे, 28 साल का एक नौजवान था, मेरे हाथों में जो है मैं शास्त्री जी को खुद लेकर आया हूं, तो फिर ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? व्हाट वाज योर रिएक्शन? थोड़ा सा उस पर बताएं प्लीज। सब आई वाज़ आई एम ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड फॉर इट। मैं तो अंग्रेजी में शब्द है अपॉल्ड। आई वाज़ अपॉल्ड टू सी दिस। ये क्या, कहाँ से कहाँ कहानी बनाई जा रही है। अब आपने श्रीवास्तव की बात करी है, तो आई विल जस्ट फ्लैश बैक टू दैट एंड देन कम टू यू कि जी। श्रीवास्तव साहब, मैंने जैसे बोला, सेक्रेटरी जनरल थे हिमको के, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन में, 15 साल के लिए 3 बार इलेक्ट हुए, 5 साल, 5 साल, 5 साल। बहुत ही काबिल आदमी थे। जैसे शास्त्री जी की, सॉरी, शास्त्री की मृत्यु के बाद वो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बन गए थे, आईएएस के थे ना। उसके बाद सेक्रेटरी जनरल हिमको बन गए थे, इलेक्ट हुए। उसके बाद चलते गए, वहाँ पे बड़े पॉपुलर थे 3। अब उसके दौरान में मैं एम्बेसडर था अर्जेंटीना में। तो जैसे मैंने कहा है, मुझे भी मिलने आए थे अर्जेंटीना अपने काम के लिए, मुझे भी मिले थे और हम बैठ के हमने काफ़ी सोचा, काफ़ी बातचीत करी। उसके बाद शास्त्री जी के बारे में, उसके बाद कई साल बीत गए, 4-5 साल बीते, मैं फिर यूनाइटेड नेशन में था। यूनाइटेड नेशन में काफ़ी मैं ट्रैवल करता था और मैंने ख़ास, जब मैं लंदन गया इनको से कंसल्टेशंस के लिए, तो ख़ास उन्होंने मुझे ख़ास बुलाया साइड में, हम दोनों बैठ के खाना-वाना खाया, बड़ी लंबी-चौड़ी बात करी। अमेज़िंग चीज़ ये है, अमेज़िंग चीज़ ये है कि उन्होंने जो रिसर्च करी है, उन्होंने किताब में लिखी है, वो पढ़ने लायक है। जो कोई इंटेलिजेंट आदमी इंटेलिजेंट ओपिनियन चाहता है शास्त्री के बारे में, तो मैं कहता हूँ अगर उनकी किताब नहीं पढ़ी, you can't have an intelligent opinion. Why? Because he took all the details with him to England. He consulted the best doctors. He had plenty of time on his hand because it took nearly 1 year for those doctors to come back with suggestions to him. सारा डिटेल उनको डॉक्टर को दिया। उसके बाद डॉक्टर उनका वापस, ये सब उनकी किताब में लिखा है। क्यों? कि डॉक्टर्स opined that his death was completely natural. So I think he mentioned the word 99%, not sure whether it's mine or his, but I think he mentioned something. He's overwhelmingly confident.
That is, he himself, that the person he was working for, that the person he was so fond of, that he died a natural death. And by the way, he had tears in his eyes all the time. बेचारा रोना नहीं बंद किया वो प्लेन के अंदर. तो मैं जानता हूँ कि कितना अटैच थे वो शास्त्री जी को. अब आगे सवाल ये होता है कि शास्त्री जी के कमरे के अंदर एक जो है थर्मस की बात होती है कि जी उनके सारे जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स थे या जो पर्सनल बिलोंगिंग्स थी सारी वापस आ गई और वो जो थर्मस है वो नहीं आया और उसी उसी को जोड़ के काफी हद तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनाई जाती हैं. और दूसरी जो बात उठती है वो है उनका जो कुक है जिसने खाना बनाया शास्त्री जी के लिए, मोहम्मद जान. एक तो इस फ़िल्म में उसे जान मोहम्मद कह के बुलाया गया है जो कि फैक्चुअली इनकरेक्ट है, झूठ है ये. असल नाम जो है वो कुक का वो है मोहम्मद जान और ये मॉस्को में उस वक़्त के हमारे जो एम्बेसडर थे टीएन कॉल साहब, ये उनके कुक थे पर्सनल और इससे पहले भी वो शास्त्री जी के लिए खाना बना चुके थे. तो मैं चाहूँगा कि इन 2 चीज़ों पे, एक तो उस थर्मस के हवाले से और एक ये मोहम्मद जान जो बेचारा एक मुसलमान खानसामा था, जो अपने काम करने के बाद में वहाँ पे रूस से वो भारत भी आया तो उसको प्रेसिडेंशियल पैलेस में भी और शायद उसको नौकरी दी गई थी, ये भी बताया जाता है. तो इसके ऊपर आप रोशनी डालें मोहम्मद जान और थर्मस के ऊपर. देखिए मोहम्मद जान के बारे में उसके बाद क्या हुआ प्रेसिडेंशियल पैलेस में आया मुझे पक्का नहीं पता उसके बारे में. तो मुझे पता है बताऊंगा. खाना तो उसका मैंने भी खाया है. मॉस्को में भी टीएन कॉल साहब के साथ. टीएन कॉल में बहुत मेहरबान थे. हमारी उम्र में बड़ा फ़र्क था मगर बहुत अच्छे आदमी थे. खाना उन्होंने खाया. जब वो वारसा आए मैं वारसा में था पोलैंड में. मेरे घर पे उन्होंने खाना खाया था एक बार. ये कुछ वर्ष पहले इस अरसे से. अब मॉस्को में तो क्या कहूँ मैं, मुझे पक्का नहीं पता. मोहम्मद जान उसको कहते थे मोहम्मद जान हमेशा शुरू से ही. अब उसका पक्का नाम जान मोहम्मद तो मुझे पता नहीं है मगर मुझे लगता नहीं है क्योंकि टीएन कॉल साहब के घर में तो हमेशा वो मोहम्मद जान था. मोहम्मद जान शुरू से मुझे मोहम्मद जान. जान मोहम्मद तो मुझे जब मैंने मूवी देखी जब तो हैरानगी हुई कि उसको जान मोहम्मद बोल रहे हैं. तो पता नहीं उसका शायद पासपोर्ट नाम जान मोहम्मद. तो खैर छोटी बात है. बेसिकली उसको मोहम्मद जान कहते थे. हम सब लोग जानने वाले. नॉट जान मोहम्मद. वो भी थोड़ा ऑड लगता है. तो पीछे और मैं क्या बताऊँ आपको. आस्क मी. क्या क्या उस वक़्त मैं ये जानना चाहूँगा, एक तो आज उनकी मौत के इतने साल बाद कोई बात कर रहा हो और ये कहे कि जी उस कुक ने शायद खाने में कुछ मिला दिया था या इस तरह की बात होती है. मैं ये जानना चाहूँगा कि जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे, टीएन कौल साहब, सीपी श्रीवास्तव साहब, शास्त्री जी के डॉक्टर चुग साहब और तमाम लोग, आप भी वहाँ पर क्या और यहाँ तक कि कुलदीप नैयर भी, क्या किसी को उस वक़्त मोहम्मद जान के ऊपर कोई शक था कि हाँ भाई, इस आदमी ने भी हो सकता है कोई गड़बड़ी की हो? सब मैं बताऊँ फ्रैंकली आपको. हुँ। बेचारा मुसलमान था. इसी वजह से हुँ। अजीब बात है. अजीब बात है. ट्रेमेंडस प्रेजुडिस होना नहीं चाहिए ऐसा. वो टीएन कौल साहब के साथ उन्होंने कई वर्ष काम किया. मॉस्को से टीएन कौल साहब लाए थे उसको. कहा कि भाई मेरा कुक है. ये मेरे प्राइम मिनिस्टर है. और उसका नाम तो हम मोहम्मद जान था. जान मोहम्मद बोले मुझे पता नहीं पासपोर्ट नाम क्या था. मोहम्मद जान हमेशा हमें बोला करते थे. जी। तो ये तो फ़िज़ूल की बातें हैं. तो एक कमेंट मैं करना चाहता हूँ। जी, जी, श्योर सर, प्लीज़ आप भी बात करें। हुँ। हाँ, ये मैं सुन रहा था एम्बेसडर साहब की बात, तो जैसे मुझे समझ आती है, मैंने भी वो चैप्टर पढ़ा है हुँ। और ये मोहम्मद जान जो कौल साहब का जो एम्बेसडर है, उनका पुराना वो मुलाज़िम था, तो साग शायद उसने बनाया था जो शास्त्री जी पहले खाना खाने के हक में ही नहीं थे। फिर एट द लास्ट मोमेंट उन्होंने डिसाइड किया कि मैं खा लेता हूँ खाना, वो भी उनके नौकर के, शायद राम उसका नाम है, उसके इसरार पे, वरना तो खाना वो खा नहीं थे रहे। और बात ये है कि साग जो है वो थर्मस के अंदर तो नहीं होता, तो या आप थर्मस को ब्लेम करें जो पानी हो सकता है, या जो उसने खाना सर्व किया है। ये इतनी ज़्यादा, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने कहा है, क्योंकि आजकल एक माहौल बड़ा मुसलमानों के खिलाफ है, और जो मुझे अफ़सोस है इन सारी बातों में, ये नहीं कि उस पे इल्ज़ाम लगाया गया है, बल्कि एक ऐसे शख्स की तरफ से ये बात आई है, कुलदीप नैय्यर साहब की तरफ से, जिनकी वैसे बड़ी खिदमत है इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती करवाने में, और हर साल वो आके
इंडिया पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पे शमा जलाते थे कि हम दोस्ती करना चाहते हैं। उन्होंने ये क्यों ये लूज टॉक की, इसका मुझे बहुत दुख है। इस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डालें एम्बेसडर साहब, कि आपका जनरल इम्प्रेशन कुलदीप नैय्यर साहब के मुतालिक क्या है? मैं एक अपनी मिसाल भी यानी मेरी जो किताब है जिना की, उनकी अपनी किताब में एक जिक्र है कि वाल्टन रेफ्यूजी कैंप जिसमें लाखों मुसलमान आके बसे हुए थे 47 में, तो मजबूरन जिन्ना साहब को वो वहां पे लेके गए कि आप चलें, वो जाते ही नहीं थे। तो उन्होंने लिखा है कि उनके साथ थे मियां इफ्तिखारुद्दीन जो पंजाब रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर थे, और मजहर अली खान। मजहर अली खान जो हैं वो मशहूर ये मार्क्सिस्ट जो हैं, तारिक अली के फादर हैं। मैं इस फैमिली को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। तो कहते हैं कि वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मियां इफ्तिखारुद्दीन और मजहर अली खान जो हैं, वो एक छोटे से प्लेन में उन्होंने फ्लाई किया और ऊपर से देखा, तो कहा जाता है कि जिन्ना साहब ने कहा, ओ माय गॉड व्हाट हैव आई डन। ये बात मैंने फिर मजहर अली खान की तो डेथ हो गई थी, उनकी बेगम जो है तायरा मजहर अली खान से बात की। उन्होंने कहा जी सवाल ही नहीं पैदा होता कि यानी जो विजिट थी उसके अंदर मजहर अली खान वाज एनीवेयर नियर इवन, ये बिल्कुल गलत है। फिर मियां इफ्तिखारुद्दीन की जो बेटी हैं अपना सीमा, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा मेरी पैदाइश तो पार्टीशन के 10 साल बाद हुई है, लेकिन मैं जितनी अपने माँ-बाप के पास रही, उन्होंने कभी ज़िक्र नहीं किया कभी इसी बात का। तो कुलदीप नैय्यर साहब इस किस्म की लूज़ जो होती है ना, वो इधर से सुन ली, वो ये वहाँ से मुझे लगता है, क्योंकि चलो ये मियां इफ्तिखारुद्दीन वाली बात और जिन्ना वाली तो एक है, लेकिन एक कुक के ऊपर ये इस किस्म का शक डालना, ये मैं बहुत अनएथिकल समझता हूँ। पता नहीं एम्बेसडर साहब क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? जी, जी, देखिए, एम्बेसडर साहब। नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कुक के ऊपर जो शक था, वो खाली कुलदीप नायर का नहीं था, कई लोगों का शक था, जो बाद में भी चलता रहा सालों के बाद। अब वो उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता। मगर सच्ची बात ये है कि देखिए, जैसे कुलदीप नायर मगर बाकी जर्नलिस्ट भी थे। I don't think anyone has written in such detail throwing the onus on this man at all. The others, I don't think so. As it happens, ये कहते हैं कि ये बाद में बाय द वे उनकी किताब किसी किताब में लिखा है कि इन दोनों की भी अननेचुरल डेथ हुई, कुक की अननेचुरल डेथ हुई। अरविंद, आपको पढ़ा आपने बारे में जी, 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 बिल्कुल। कि कुक की अननेचुरल डेथ हुई, ये डॉक्टर चुप की अननेचुरल डेथ हुई, सजेस्टिंग कि ये दोनों मारे गए, दे वर डन अवे विथ। अरे बाबा, अच्छा, अच्छा, ये मुझे नहीं था पता। कबूल अच्छा, करें, अननेचुरल डेथ कब हुई? शास्त्री जी के मरने के बाद 11 साल के बाद। 11 साल के बाद। अब जिसको बम्प करना है तो बाबा 11 साल उनको बम्प नहीं करेंगे। अच्छा। दोनों को ये बिल्कुल। ही डाइड इन ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, वेरी सैड। हिंदुस्तान में ट्रैफिक एक्सीडेंट कैसे नहीं होते? सोचिए कितने होते हैं। वी आर सच अ सैड कंट्री। And as it happens, yes, they had traffic accidents in the same particular year. I think maybe some months apart, but that's not good enough to make a story like this. ये सब चीजें जो conspiracy theory वाले हैं ना, वो इस चीजों में dwell करते हैं। मुसलमानों से आपकी जो नफ़रत है, वो आप इज़हार करें, उसके लिए 1000 और प्लेटफ़ॉर्म है, हम्म, ठीक है? लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि भाई आप एक हिस्टोरिकल इवेंट को डिस्टॉर्ट करें, तोड़-मरोड़ के जो हैं तथ्यों को, सबूतों को आप पेश करें और बेचारे एक खानसामे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दें कि हाँ भाई, इसने मारा था। इसने मारा था तो वहाँ रूसी थे जिन्होंने ये चीज़ क्यों नहीं कही, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कही, और आज कोई गवर्नमेंट इंक्वायरी करके इसके ऊपर भी कोई अगर कोई फैक्ट्स लाना चाहे, तो ला सकती है। किसने पाँव रोके हैं इनके? किसी ने है? आज भी कोई करना चाहे, कोई गवर्नमेंट इंक्वायरी कमीशन बिठाना चाहे तो बिठा सकती है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आप इंचार्ज थे शास्त्री जी की बॉडी को हिंदुस्तान लेकर आने के लिए। तो हमें उस वक़्त की जो डिटेल्स हैं वो बताएँ। प्रेज़िडेंट अयूब खान आगे आए, उन्होंने किस तरह से आपसे कहा कि मुझे आप कंधा देने दें, और क्या कुछ वहाँ माहौल था, कैसे उनके इमोशंस थे, वो सारी बातें भी आज रिकॉर्ड पे लानी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों के ऊपर भी कहीं न कहीं पे उन्हें भी शक की नज़र से ही देखा जाता है। जी साहब। देखिए, मैं तो बॉडी के पहले पहुंच गया था एयरप्लेन के पास में। बॉडी आते ही
ये सब चीज़ें हुई आधे पौने घंटे के अंदर, बड़ी जल्दी-जल्दी। तो बॉडी के आते ही 2-4 वीवीआईपीज़ थे एयरपोर्ट में, अभी तक ये कन्फ्यूज़न थी सारी। तो जब बॉडी निकाली ना, और जब जब ट्रांसपोर्ट में से बॉडी निकाली, तो वो क्या नाम, जो उसको कैरी करने के लिए लोग खड़े हो गए, 2-3 पीछे, 2-3 आगे साइड में। तो उनकी अर्थी को कांधा देने के लिए। कंधा देने के लिए, हुँ। कंधा देने की। 2 तो आगे, 2 बीच में, 2 पीछे, लगभग 6 लोग थे। मैं राइट साइड आगे था, मैं कंधा दे रहा था, क्योंकि अभी कई लोग पहुँचे नहीं थे। तो मुझे याद नहीं कौन-कौन थे जो वीआईपी, वीवीआईपी पहुँचे थे, कोई रशियन ऑफिशियल पहुँचे थे, कंधा दे दिया। अब मैं आगे बढ़ा, तो प्लेन से शायद 50 गज़ होऊँगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो पीछे अयूब खान साहब आए। अयूब खान की आँखों में आँसू थे, फ्लो कर रहे थे आँसू, बिल्कुल। मैंने खुद देखा, सो आई टेल यू, आई एम ग्लैड टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, आँसू थे। वो एकदम आगे आए, तो वो चाहते थे बॉडी कैरी करना, मैं इनको एकदम, मैं हटा, उनको मैंने अपनी जगह दी। कहाँ पे कॉफ़िन सीधा जा रहा है, तो राइट हैंड साइड में फ्रंट, मैं कैरी कर रहा था, तो वो उन्होंने मेरी जगह ली। मैं उनके साथ-साथ चला प्लेन तक, उनके आँसू चल रहे थे। अब प्लेन तो 40-50 गज़ ही था। उसके बाद उन्हें छोड़ा, प्लेन ऊपर, जब वो बॉडी ऊपर गई प्लेन में। तो दिस इज़ व्हाट आई कैन टेल यू। बहुत कम लोग थे उस टाइम पे एयरपोर्ट में, क्योंकि सारी चीज़ बड़ी जल्दी-जल्दी हुई, और कौन वीवीआई पे कहाँ पे थे, किसी को पता ही नहीं था कहाँ। खाली मैंने अयूब खान साहब को बगल में देखा, इसलिए बता रहा हूँ। जी, मैंने जो पढ़ा उसमें ये भी है कि फील्ड मार्शल अयूब खान ने कहा, "हियर लाइज़ अ पर्सन हू कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर।" तो इससे एक बात तो पता चलती है, और जैसा आपने कहा कि जब डिक्लेरेशन साइन हो गया, तो फील्ड मार्शल अयूब खान वाज़ हैप्पी, ही वाज़ आल्सो एन्जॉयिंग द ओकेजन। एक इंसान जिसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है, हम वक़्तन-फ़वक़्तन बात करते रहते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में, जो कि उस वक़्त जो हैं, शायद मुल्क के फ़ॉरेन मिनिस्टर थे। तो उनकी जब तस्वीर मैं देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं पर नाराज़ थे। तो इस पर मैं चाहूँगा प्रोफ़ेसर इश्तियाक साहब, आप रोशनी डालें, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इतने मायूस क्यों वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में? देखें, भुट्टो साहब जो हैं एक बहुत बड़े परफॉर्मर भी थे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने उनकी लाखों की, मिलियंस की जो तकरीरें हैं लोगों को करते हुए सुना भी है। तो शास्त्री जी की डेथ के साथ-साथ ताशकंद एग्रीमेंट को उन्होंने इस्तेमाल किया था अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट लॉन्च करने को, जिसमें साबित वो ये करना चाहते थे कि अयूब खान जो हैं उन्होंने घुटने डाल दिए इंडिया के सामने, सिर्फ मैं था जो इसके हक में नहीं था ताशकंद डिक्लेरेशन के। और ये भी मुझे कई किताबों में है, शायद मैंने अपनी गैरिसन स्टेट वाली किताब में कोट किया है या नहीं, क्योंकि ये बहुत ऑफेंसिव बात है, लेकिन 110% ये दुरुस्त है कि जब खबर पाकिस्तानी कैंप में आई ना कि शास्त्री जी की डेथ हो गई है, तो कोई पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट है उसने जाके फॉरेन मिनिस्टर का दरवाज़ा खड़काया और कहा, जब उन्होंने खोला कि द बास्टर्ड इज़ डेड। तो भुट्टो साहब का जवाब है, और इट्स ऑल वेरी वेल नोन, व्हिच वन, यानी कि शास्त्री या अयूब खान। ये इट्स ऑल ऑन रिकॉर्ड, ये कोई एनेक्डोटल बात नहीं है। तो ये सारी महफिल, जो ये सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर जितनी भी आप पिक्चर्स देख लें भुट्टो साहब की, उसमें बड़ी नाराज़गी, कोई दोस्ती नहीं। और आज एम्बेसडर चड्ढा साहब की बातों से भी ये साबित हो गया है। और मैंने वो देखी है, वो एक वीडियो भी है जिसमें अयूब खान कैरी कर रहे हैं ये बियर को, हाँ जी, बॉडी को। और अयूब खान की ये कह रहे हैं कि आंसू थे, क्योंकि सबसे बड़ी कंसेशन तो पाकिस्तान को दी गई थी ना, ये जो है हाजी पीर वापस कर दिया, हालांकि इंडिया ने बहुत जंग करके वो हासिल किया था। तो ये इंडिया की एक जेनरोसिटी आप कह लें। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जिस लिए जंग शुरू की थी कि कश्मीर हम हासिल कर लें या कश्मीर पे हम कंसेशंस ले लें, वो शास्त्री साहब ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं की। तो भुट्टो साहब इसको भी कैश कराना चाहते थे कि देखें, वहाँ पे जाके इन्होंने ना कश्मीर का मसला हल किया है और ये ताशकंद की एग्रीमेंट कर ली है। तो बिल्कुल कंट्रास्टिंग वहाँ पे किरदार हैं। अयूब खान टर्न टू टीयर्स
क्योंकि जैसे अब पता लग गया, उन्होंने कहा कि दिस इज द मैन हु कुड हैव ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान क्लोज टू वन अनदर। तो उनको ये अंदाजा हो गया था कि शास्त्री साहब भी पीस चाहते हैं। लेकिन भुट्टो साहब का जो है ना रिस्पॉन्स, वो बड़ा क्या कहते हैं, अनफ्रेंडली, होस्टाइल, आप जैसे भी कह दें, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, ऐसे ही हुआ है। पाकिस्तान में ये इस तरह ही याद किया जाता है कि द बास्टर्ड इज डेड। तो भुट्टो साहब ने कहा विच वन, यानी इज इट शास्त्री साहब और इज इट फील्ड मार्शल अयूब खान। तो यहाँ से बात साबित हो जाती है। अरविंद ऑन जी, जी, प्लीज़ एम्बेसडर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं। भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं कि मैं शायद बताया होगा मैंने आपको पहले कि मैं हर शाम को, तो कुछ दिनों में कुछ दिन जो वहाँ पे हम थे, मैं प्रेस रूम में जाया करता था, जहाँ प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट मिला करते थे 6-7 बजे शाम को, ड्रिंक्स पीने के लिए, गपशप लगाने के लिए, कुछ मूवमेंट भी नहीं हुई थी कई दिन के लिए। जब पिछले 2 दिन में मूवमेंट हुई, तो हम भुट्टो साहब भी वहाँ आते थे प्रेस रूम में। तो जब एग्रीमेंट हुई थी, उस रात को पाकिस्तानी और इंडियन जो प्रेसमैन थे, वो छोटे कमरे में भरे हुए थे। सब बहुत खुश थे, सब ग्लासेस क्लिंक करके शराब पी रहे थे बड़ी खुशी से। तो आई रिकॉर्डेड समवेयर कि इट वाज़ लाइक बोनोमी बर्स्ट अपॉन द सीन लाइक भंगड़ा इन स्प्रिंग टाइम इन पंजाब, ओके? जब वो बीट होता है। जी, जी। कोने में मैं बैठा था बिकॉज़ आई लाइक टू सिट डाउन विद माय ग्लास ऑफ व्हिस्की। मेरे राइट साइड में भुट्टो साहब बैठे थे। सोचिए हुँ, कोना ऐसे होता है ना, तो मैं इधर बैठा हूँ, ये इधर बैठे हैं। द चेयर्स वर ऑल अराउंड चारों तरफ। तो बाकी लोग ज़रा खड़े हो गए, मैं आराम से बैठा था शराब पीने, भुट्टो साहब यहाँ बैठे थे। उनके पास ना हाथ में गिलास था, ना स्माइल थी। He was just watching the scene in total silence and completely grim. No smile. ग्रिम थे, यानी ग्रिम थे, बिल्कुल। Grim लगते एक ग्रिम फेस के साथ I understand. वो I can't volunteer to say how he felt, but this is how he looked. Okay, I thought I'd. ठीक, जी। आगे बढ़ते हैं, अब बात होती है शास्त्री जी की बॉडी के ऊपर लगे हुए कट्स के बारे में और शास्त्री जी की बॉडी का नीला पड़ जाना। उनकी फैमिली ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं इस हवाले से। मैं जब सीपी श्रीवास्तव साहब की किताब पढ़ता हूँ तो उसके पेज नंबर 403 पर जो है इसकी डिटेल्स दी गई हैं कि किसी भी किस्म का कोई फाउल प्ले उनको तो कम से कम नज़र नहीं आया और ये जो कुछ हुआ ये एम्बार्मिंग जो होती है बॉडी की, उसके चलते ये सारा हुआ। मैं चाहूँगा कि उस वक़्त आप लोगों के जितने भी वहाँ आस-पास लोग थे, क्या कोई हैरान था इस बात से कि शास्त्री जी की बॉडी में जो है इतने ज़्यादा उनका चेहरा नीला क्यों पड़ गया है? देखिए, ये चेहरा जो रंग थोड़ा बदला था, ये ज़्यादातर तो मेरे ख़्याल से, पक्का नहीं पता है, मेरे ख़्याल से ये प्लेन में शुरू हुआ था। जब प्लेन में पहुँचे उसके पहले होगा वो थोड़ी देर यू टेकन द प्लेन वेरी क्विकली। अब प्लेन में तो मैंने देखा कि रंग बदल रहा था। ये मैं जैसे बॉडी में मैं लेफ्ट साइड में बैठा हूँ, राइट साइड में श्रीवास्तव बैठे थे। डॉक्टर चुप पीछे बैठे थे। हम तीनों बॉडी के आस-पास थे। प्लेन राइड को 3-4 घंटे की प्लेन है वहाँ से राइट वहाँ से। तो किसी को ज़्यादा ख्याल नहीं आया क्यों है? मुझे पक्का नहीं याद है किसने मुझे बताया कि भाई ये जो है, ये बॉडी के प्रिजर्वेटिव्स की वजह से है। शायद मैंने जो डॉक्टर चुप से पूछा होगा, किससे मुझे पक्का याद नहीं है, सो आई कांट स्वेयर बाय दिस। क्योंकि मुझे भी ख्याल आया क्यों है ब्लॉचेस, तो ये बताया गया मुझे। ये तो बता दें ज़रा लोगों को लिए कि एम्बाल्ममेंट क्या होती है? कैसे करते हैं? बॉडी को प्रिज़र्व करने का मतलब क्या है? ये ज़रा समझा दें। शायद अरविंद, आप बता दें। लेट मी क्विकली ऐड हियर कि टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो चेंज्ड अ लॉट। तब से टेक्नोलॉजी अलग थी बिल्कुल। तो आज की टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग होगी, मुझे पक्का नहीं पता कैसे होता है। तो पता नहीं क्यों हुआ, बात मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। हुँ, हुँ। लेकिन उनकी बॉडी का नीला पड़ जाना, उसकी वजह सीपी श्रीवास्तव ये बताते हैं कि एम्बार्मिंग का जो प्रोसेस है, वो करना बहुत ज़रूरी था। अगर हम वो ना करते तो बॉडी बहुत जल्दी डिकम्पोज़ हो जाती, यानी बिल्कुल। सड़ जाती। तो उसको डिकम्पोज़ होने से बचाने के लिए जो है, ये एम्बार्मिंग की गई। तो बहुत ज़ाहिर-सी बात है जी, वहाँ पे लोगों का इकट्ठा होना है, वहाँ से इंडिया लेके जाएँगे बॉडी, वहाँ पे उनको आखिरी रिस्पेक्ट्स पे किए जाएँगे, पूरे देश के लोग आएँगे वहाँ उनको देखने के लिए, उसके बाद जाके उनका अंतिम संस्कार होगा। अगर बॉडी डिकम्पोज़ होनी शुरू हो जाए, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
खासतौर हम देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर जो लोग मारे जाते हैं, जब उनकी बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जाता है, तो इधर मौत होती है, विदिन 24 आवर्स जो है, वो अंतिम संस्कार भी हो जाता है। लेकिन शास्त्री जी का हमारे यहाँ पे एम्बामिंग का जो प्रोसेस है, वो होता नहीं है। इस इंडिया के अंदर कॉमन नहीं है, मेजॉरिटी हिंदुओं में भी नहीं है, सिखों में भी नहीं है। शायद इसलिए शायद इसलिए वो चेहरा नीला पड़ जाना जो है, वो कहीं न कहीं पे लोगों को अजीब लग रहा था। लेकिन जब आप एम्बामिंग के प्रोसेस से आप किसी बॉडी को गुज़ारते हैं, तो ये ऑटोमैटिक प्रोसेस है, जो कि डॉक्टर आर.एन. चुग ने भी स्टेट कर दिया था कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट एज़ ये दिस वाज़ एक्सपेक्टेड। अरविंद, मैं 1 मिनट में एम्बामिंग के बारे में 1 मिनट में बोल दूँ कुछ? हाँ जी, प्लीज़ आप बोल लें, फिर मैं प्रोफ़ेसर साहब के पास जाता हूँ, नो एम्बामिंग प्रॉब्लम। में अंग्रेजी में एक्सप्रेशन द लास्ट वर्ड, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, द लास्ट वर्ड ऑन एम्बामिंग वुड बी व्हाट श्रीवास्तव's रिसर्च शोड। वो विलायत में जाके उन्होंने बेस्ट डॉक्टर्स कंसल्ट किया। 1 साल उनकी रिसर्च चलती रही। उनके पास जो एम्बामिंग जो उन्होंने खुद बोला ना, जो श्रीवास्तव ने बोला अपनी किताब में, उसके बियॉन्ड आई थिंक नो वन कैन चैलेंज दैट। तो आप बता सकते हैं क्या लिखा वहाँ पे, आपने देखा हुआ। जी, 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 उन्होंने उन्होंने ब्रिटेन में जाके बाकायदा पूरा कंसल्ट किया है एक्सपर्ट से, डॉक्टर्स से, उनके चेहरे उनकी बॉडी का नीला पड़ जाना और वो सारी प्रोसेस पर। तो उन्होंने जो डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट में बात कही है, वो यही है कि दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। जी हाँ। देयर इज़ नो सस्पिशन अबाउट इट। ये तो क्योंकि उन मुल्कों में तो ये होता रहता है। मुझे याद है जी, जब किंग जॉर्ज का फ्यूनरल हुआ, तो ये अभी एक नेटफ्लिक्स पर क्राउन की सीरीज़ भी आई थी और बहुत सारे और प्रोग्राम्स के अंदर भी, तो उनकी बॉडी को भी उसी प्रोसेस से गुजारा गया था। एग्ज़ैक्टली द सेम प्रोसेस। तो ख़ैर, अब आते हैं प्रोफ़ेसर साहब आपकी तरफ। तो जो रूस से, सोवियत यूनियन से उस वक़्त के ताशकंद से भारत का जो सफ़र है, उसके बारे में हमें बताएँ और सदर अय्यूब और शास्त्री जी के आपस के जो ताल्लुकात हैं, वो किस नौइयत के थे, उसके ऊपर कमेंट करें। इन सारी बातों में एक और चीज़ जो मैंने वहाँ पढ़ी है, जिसका शायद ज़िक्र नहीं हुआ, वो ये है कि शास्त्री साहब को 2 दफ़ा पहले हार्ट अटैक हो चुका था, तो वो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट तो थे। ये उनकी डेथ हार्ट अटैक के बाद होना अ, कोई इतना बड़ा सरप्राइज़ भी नहीं है, जब इतना ज़्यादा स्ट्रेन हो और एक प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा फैसला कर रहा हो, तो ये एक नेचुरल भी हो सकता है और बल्कि वही ऐसे है। तो प्रोफ़ेसर साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब शास्त्री जी ने अपने घरवालों को फ़ोन किया इस डिक्लेरेशन के हवाले से, तो उस पर उनका क्या रिएक्शन था, वो आप हमें बताएँ? देखिए, एक रिएक्शन तो वो है जो ये अपना एम्बेसडर श्रीवास्तव ने अपनी किताब में लिखा है और एक है जो इस किस्म की फ़िल्मों में और वीडियो क्लिप्स में और इस किस्म की सेंसेशनल खबरों में दिया गया है। जो अपना श्रीवास्तव जो है वो लिखते हैं कि जब शास्त्री जी ने घर फ़ोन किया, तो उनकी बेगम ने कहा कि अ, हिंदुस्तान के अंदर तो लोग ना इस फैसले से खुश हैं, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाजपेयी साहब और एक और नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, इन 2 लोगों ने अपोज़ किया है, लेकिन उनकी बेगम का कहना था कि यहाँ के लोगों ने तो इसको वेलकम किया है कि ये अमन हो गया है। और अलबत्ता जो ये एक डिसइन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन, डिस्टॉर्शन हो रही है ना शास्त्री जी की डेथ की, उसमें एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि अपना शास्त्री जी जो हैं, वो जब उन्होंने अपनी बेगम और बेटी से किया तो उन्होंने कहा बाबूजी हम खुश नहीं हैं। इसका कोई जवाज़ नहीं है। और एक और बात जो मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि शास्त्री जी के ऊपर आप देखें प्रेशर कितना था, उनके पास उनको 2 हार्ट अटैक हो चुके हुए थे। ही वाज़ अ हार्ट पेशेंट। तो इन हालात में इतना बड़ा फैसला लेना, इतने प्रेशर में कोई भी बॉडी जो है वो कोलैप्स कर सकती है और ये होता रहता है। ये उस यानी इस किस्म की कंस्पिरेसी थ्योरीज़ बनाने का मैं समझता हूँ मॉरली, एथिकली ये बिल्कुल गलत चीज़ हुई है, ये जो ताशकंद फाइल्स फ़िल्म बनी है। इसमें एक सवाल जो है वो दूध के ऊपर भी उठाया जाता है कि उनके नौकर रामनाथ ने जो है दूध दिया था शास्त्री जी को तकरीबन 11:30 बजे।
तो मैं एग्जैक्टली वो बात जो सीपी श्रीवास्तव ने अपनी किताब में कोट की है, मैं उसी को ही कोट कर देता हूं, जो कि तमाम जितने भी इस एक पॉइंट के ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट की जा रही हैं, उनका जवाब है। पेज नंबर 401 में सीपी श्रीवास्तव साहब की जो शास्त्री जी पे किताब है, उसमें ये चीज लिखी है, जगन्नाथ सहाय लेफ्ट शास्त्रीज रूम एट अबाउट 11:30 p.m. and then Ramnath bought some milk which the prime minister drank. Ramnath stayed on in Shastri's bedroom until midnight and left the room when the prime minister, who was already lying in bed, said that he should go and sleep. During all this time, apparently the prime minister had not felt any discomfort. बहरहाल जो पूरी की पूरी किताब की जो डिटेल्स हैं वो मैं यहाँ पर पढ़ नहीं सकता हूँ। हमने बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर एक जो ओपिनियन है और जो फैक्ट्स हैं वो लोगों के सामने रखे हैं। अब आते हैं इस गुफ्तगू के आखिरी मरहले में और ये डिस्कस करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात सदर अयूब और शास्त्री जी के इस डिक्लेरेशन के साइन करने के बाद में किस नौयत के थे, कितना एतमाद था, कितना यकीन था, भरोसा था शास्त्री जी को सदर अयूब के ऊपर और उनकी दी गई जबान के ऊपर कि थिंग्स आर गोइंग टू बी फाइन नाउ। शास्त्री जी ने यह कहा कि हम जो है पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई करते हुए जाएंगे, जिसके जवाब में उनके जो साथ में एसोसिएट्स थे उन्होंने कहा कि जी हम जो हैं बेहतर होगा पाकिस्तान को अवॉइड करें, क्योंकि उससे पहले ही एक चीफ मिनिस्टर का कुछ वक्त पहले एक प्लेन को शूट डाउन कर दिया गया था मिस्टेकन आइडेंटिटी के चलते। तो मैं चाहूंगा कि प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब आप इसके ऊपर बात करें। जी, जैसे आज समझ आई है और मैंने भी ये किताब पढ़ी है, इस किताब का टाइटल भी बता दें, जो किताब है ना, ताकि लोगों को ये भी पता लग जाए। तो वो ये है कि शास्त्री जी ने रियलाइज़ किया होगा कि अयूब खान जब पहले मिले तो मुलाकात भी नहीं थी हो रही, बात भी नहीं थी हो रही, तो पाकिस्तानी डेलीगेशन में भी तो बहुत ऑपोज़िशन होगी ना। लेकिन ये अयूब खान की एक क्या कहना चाहिए अपना फैसला भी होगा कि नहीं, हमें अमन के लिए काम करना चाहिए। देखें 62 वॉर के अंदर भी भुट्टो साहब ने कहा था अयूब खान को कि आप अटैक कर दें इंडिया पे, जब चाइना की वॉर हो रही थी, बट अयूब खान डिड नॉट। तो अयूब खान का कैरेक्टर बहुत असैसिनेट होता है पाकिस्तान में, लेकिन अगर आप इस किस्म की चीज़ों को बीच में ले आएँ, तो वहाँ पे शास्त्री जी ने कहा कि देखो अ, मुझे पूरा एतबार है अयूब खान साहब के ऊपर और कतन हमारे प्लेन को वो शूट डाउन नहीं करेंगे। ये भी बता दूँ कि वो जो प्लेन शूट डाउन हुआ था ना मिस्टेकन आइडेंटिटी का, वो बिल्कुल थोड़ी देर के बाद रन ऑफ कच्छ के ऊपर वहाँ पे जाके हुआ था जहाँ पे एक जंग हुई थी अप्रैल 1965 में। तो वो माहौल एक बिल्कुल और था। अब तो अमन की बात हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और अयूब खान के मुतालिक शास्त्री जी की ओपिनियन भी बहुत बढ़िया थी। और जैसे आज हमने सुना है कि अयूब खान का ख्याल था कि दिस मैन कैन ब्रिंग इंडिया एंड पाकिस्तान टुगेदर, तो दोनों की ओपिनियन बहुत एक दूसरे के मुतालिक पॉजिटिव हो चुकी थी व्हेन दे साइंड दिस डिक्लेरेशन। जी, मैं चाहूंगा कि अब आप दोनों एक-एक करके अपने पार्टिंग कमेंट्स दें इस पूरे के पूरे इशू के ऊपर। एम्बेसडर चड्ढा साहब, पहले आपसे गुजारिश है कि आपके जो आखिरी थॉट्स हैं वो आप कन्वे करें। ठीक है साहब, मैं जो कहना चाहता था वो कह लिया ऑलरेडी। मैं एक चीज़ जो नहीं कह सका वो मैं ऐड करता हूँ कि लोग कहते हैं कि सीआईए ने मारा, फलाने ने मारा, ये एक चीज़ सोचिए कि उस टाइम ये 60 साल हो गए लगभग, तब पहले कि बिल्कुल कम्युनिस्ट ईरा था कि जहाँ पे to enter the Soviet Union, forget about entering Tashkent, to the Soviet Union border was impossible virtually for any foreigner unless he had a passport and he entered through the right place he had to fly in. इतना स्ट्रिक्ट था उस टाइम पे कि आप सोच नहीं सकते, चीटी नहीं आ सकती थी ताशकंद के अंदर। सोचिए, ये लोग भूल जाते हैं चीजें। आई लिव्ड इन मैं यहाँ पे कोल्ड वॉर की पीक थी जी वो। जी?
कोल्ड वॉर जो है वो अपने पीक पे और बिल्कुल था। ये थी जबकि छोड़िए कि हमारा जाना, मैं तो इंडियन था, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे थे सोवियत यूनियन के साथ। हमारा भी कहीं आस-पास जाना, अगर मैं मॉस्को से बाहर जाना चाहूँ 10 किलोमीटर बाहर, आई नीडेड परमिशन ऑफ द सोवियट्स बिकॉज़ द डिप्लोमैट्स वर नॉट अलाउड टू ट्रैवल मोर देन एक्स नंबर ऑफ किलोमीटर्स आउटसाइड। तो इतना स्ट्रिक्ट था। फ्रेंडली कंट्री, बट यू नीडेड परमिशन। परमिशन वाज़ ग्रांटेड वेरी क्विकली, बट नीड परमिशन। ये सोचिए ये एरा है, लोग उसको कन्फ्यूज़ करते हैं 2022 के साथ। ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि दिस इज़ अ कोल्ड सोवियत एरा, ओके? So there's no question of any outsider coming in, not at all, aside from the people gathered out there कि वो CIA के आया, ये आया, वो भी उन्होंने सुना है। तो वो सवाल मैं आपसे डिस्पेल करना चाह रही है इसको नोशन को डिस्पेल करना चाहता हूँ। जी। इ डॉक्टर इस पे इशफाक मैं साहब। बो हाँ, इस पे मैं बोलना चाहता हूँ कि शास्त्री जी की ये जो है डेथ प्लान करने में अमेरिका का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? क्या उन्होंने ऐसी बात कर दी थी कि अमेरिकन इंटरेस्ट जो है उसके अंदर उन्हें नुकसान पहुँचा था? बल्कि उन्होंने तो पाकिस्तान के ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगा दिया था तीसरे दिन ही जंग के दौरान, और पाकिस्तान को वार्न किया था कि आप हमारे हथियार इंडिया के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं जंग में, जबकि अंडर ट्रीटी यू आर फॉरबिडन टू डू दैट। तो अमेरिका का शास्त्री जी को उनकी ये अपना मर्डर करने की तो मुझे कोई बुनियाद समझ नहीं आती। रूसियों ने, सोवियत यूनियन ने एक बहुत कामयाबी हासिल की थी कि 2 अ, बड़े मुल्क जो हैं साउथ एशिया के, उनकी दोस्ती करवाई, तो रशियन मोटिव भी उसमें कोई नहीं हो सकता। और पाकिस्तानी मोटिव जो है, वो शास्त्री साहब तक पहुँचने का कैसे है? ये मोहम्मद जान के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाएँगे ना, क्योंकि वरना मोहम्मद जान का नाम लेने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ़ ये कि वो मुसलमान है। तो ऐसा ही है जी। ये बिल्कुल जो आज का माहौल ख़ास तौर पे इतना ज़्यादा वो हो चुका है पॉइज़न्ड कि उसमें इस किस्म की फ़िल्में बनती हैं और लोग बड़ी तादाद में जाके देखते हैं, क्योंकि ये सेंसेशनलिज़्म है। जो इंडिया का पहला दौर है फ़िल्मों का, और ये उसके अंदर इंसानियत पे ज़ोर था। अब ये नफ़रतों पे ज़ोर ज़्यादा है, तो उसके अंदर ये फ़िल्म फिट होती है, और मैं हाँ, समझता एक हूँ इंडिया। एक हाँ, पर्टिकुलर नैरेटिव को, एक एजेंडा को ये फ़िल्म परस्यू करती है, जो आज के माहौल को देखते हुए बिल्कुल फिट बैठता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आखिर में शास्त्री जी की ज़िंदगी पर जो किताब सीपी श्रीवास्तव साहब ने लिखी है, लाल बहादुर शास्त्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अ लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स, उसका एक पन्ना जो है, वो मैं समझता हूँ यहाँ पे कोट करना, यहाँ पे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं शास्त्री जी, मैं हिंदी में बता देता हूँ, बाकी कोई किताब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बिल्कुल, कहते हैं शास्त्री जी को अपनी मौत का पहले से अंदाज़ा हो गया था। इसलिए 10 जनवरी की सुबह उन्होंने उर्दू के मशहूर शायर साकिब लखनवी की कुछ एक 2 लाइनें जो हैं, एक पीस ऑफ पेपर पे, एक कागज़ के टुकड़े पे लिखी, जिसको बाद में जगन्नाथ सहाय ने जो है अपनी जेब में डाल लिया और काफ़ी हद तक अपने पास रखा, जो शास्त्री जी के साथी थे। तो उसमें शास्त्री जी लिखते हैं, ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते-कहते। तो दोस्तों, हमारी ये खुशकिस्मती है कि आज हमारे बीच एम्बेसडर सुरेंद्र चड्ढा साहब हैं। हमें तारीख के उन पन्नों में लेकर जाने के लिए, हमें वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को बताने के लिए कि इसके बाद किसी गलतफ़हमी की गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए। जैसा कि आज माहौल है, उसे देखते हुए ये ज़रूरी तो नहीं कि हम हर बात को डिस्टॉर्ट करें। हमें चाहिए कि हम फैक्ट्स को, तथ्यों को उनकी रोशनी में, जो कुछ हिस्ट्री में हुआ, उसको देखते हुए अपनी बात कहें। इसमें कोई शक नहीं है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे, अगर वो कुछ और अरसे तक भारत के साथ रहते, अगर वो ज़िंदा रहते, तो यकीनन भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे होते और हमारे देश के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता। लेकिन वो कहते हैं कि जाने वाले ने कब जाना होता है, वो हम में से कोई नहीं बता सकता। आज मैं अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ
एम्बेसडर सुरेंद्र मोहन चड्ढा साहब का कि अपनी उम्र के 85वें साल के अंदर भी इन्हें याद है वो तमाम चीज़ें। शायद ये वो इनकी ज़िंदगी का पहलू है जो ये चाहकर भी भूल नहीं सकते। चड्ढा साहब, आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी कि आपने जॉइन किया। बहुत मेहरबानी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब का भी कि आपने भी इस प्रोग्राम में जो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है, वो हमारे सामने रखा और साथ-साथ कुछ अहम तरीन सवाल आपने भी एम्बेसडर साहब से पूछे। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी ये महफ़िल जो आज आपने अरेंज की है बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि 65 वॉर पे और मेरा अपना भी रिसर्च बहुत है। तो आज शास्त्री जी की ये वफ़ात पे जो कंस्पिरेसीज़ इंडिया में बनी हैं, उनको कम करने में हमने मिल के जो किया है ये प्रोग्राम, तो ये अमन के लिए और सच्चाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। बहुत-बहुत शुक्रिया अरविंद आपका, बहुत-बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।